बहुत बड़ा डिसीजन जहाँ पिच का था और ओबियसली पिच ने हमें फेवर किया, उसमें ओबियसली इंडक्शन की बात की जाए तो साजिद की और नुमान का जो इनक्रेडिबल किस्म की परफॉर्मेंस थी वो सामने आई। एक तो उस वाले से बताइए, और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, ये बड़ा एक हार्ड डिसीजन था क्योंकि 3 आपके कोर प्लेयर जो मेन प्लेयर थे, शाहीन की बात करें, बाबर की बात करें और नसीम शाह, इनको रेस्ट दिया गया। तो ये डिसीजन भी क्या सबका कंबाइन था? और ओबियसली इस हवाले से अगर कोई आप कहना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है आपके मेन प्लेयर को रेस्ट देना भी, या कई दफ़ा ओबियसली ले ऑफ लेना कोई मुश्किल चीज़, बुरी चीज़ नहीं है, बट पाकिस्तानी कल्चर में इसको एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पे लिया जाता है, और ऑल दो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया पे किस तरह इसको लिया भी गया। तो इन दोनों का प्लीज़ बताइएगा। नहीं, देखें, आई थिंक बहुत अनफेयर होता है कि अगर हम सिर्फ कह दें कि पिच हमारे फेवर में थी। हम भी इन कंडीशंस में कभी नहीं खेले थे, और हमारे लिए भी एक नई चीज थी, तो हमारे बॉलर्स और बैट्समैन का उसमें उसमें परफॉर्मेंसेस देना आई थिंक बहुत बड़ी बात थी। और देखें, एट द एंड ऑफ द डे पिच पिच का जो बिहेवियर होता है वो दोनों टीमों के जी। सामने होता है। और दोनों टीमों ने एट द एंड ऑफ द डे अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल के रिजल्ट लाना होता है। तो आई थिंक इसमें जो भी हमारी कलेक्टिव और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत अच्छी थी, और वो चीज़ थी जो हम, इवन अगर आप नोमान और साजिद की बात कर रहे हैं तो वो खुद एक साल से कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हुए थे, तो उनका आना, टीम में कम बैक करना और आउट करना, रन्स भी करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। हमारे बैटिंग यूनिट ने जिस तरीके से दोनों फर्स्ट इनिंग्स में हमें ऐसे स्कोर्स करके दिए जिससे लीड आई, वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट, हम उसे कहेंगे कि टीम अचीवमेंट थी जो हम अपने साथ आगे लेके जा सकते हैं। सेकेंडली देखें, आई थिंक सिलेक्शन मैटर, कोई भी मैटर हो, उसमें सब सब इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सब एक पेज पर होते हैं। टीम गेम होता है, चाहे वो ऑन द फील्ड हो चाहे वो ऑफ द फील्ड हो, और कुछ कलेक्टिव डिसीजंस लिए गए। और देखें, आप अपने अपने डिसीजंस जो होते हैं, आपको इस जॉब में रखा जाता है कि आपको समझा जाता है कि आप फिट इनफ हैं, आप क्रेडिबल इनफ हैं ये डिसीजंस लेने के लिए। तो हम सब ने वो डिसीजंस लिए जो हमें लगा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर थे, हमारी टीम के लिए बेहतर थे, हमारे प्लेयर्स और उनकी वेलबींग के बेहतर थे, जैसे आपने रेस्ट का कहा। तो जी। अगर सोशल मीडिया या मीडिया उससे एग्री करता है, डिसएग्री करता है, आई थिंक वो एक नेचुरल चीज़ है, हर सबका अपना ओपिनियन है और वो एंटाइटल्ड है। बट उस वक्त हमें ये लगा कि ये हमारी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, हमारे कुछ प्लेयर्स को इसमें रेस्ट भी मिल जाएगा, कुछ हम नए प्लेयर्स भी लाएंगे। हमेशा आपका रोस्टर 20-25 प्लेयर का होता है, 10-12 प्लेयर्स का नहीं होता। हम्म। तो उसमें हमें बहुत सारी अच्छी प्लेयर्स भी मिले, अच्छे एक आइडियाज भी मिले कि किस तरीके से हम डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट लोगों को खिला सकते हैं, हमारे पास बैकअप्स अवेलेबल है। तो कलेक्टिव डिसीजन था, और आई थिंक पाकिस्तान के लिए काफी 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 फायदेमंद रहा। और आई थिंक कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो जो प्लेयर्स थे जिनको रेस्ट कराया या जो नए प्लेयर्स जो अंदर आए थे, आई थिंक सबके लिए इंशाल्लाह ये काफी बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर बिल्कुल, में। और ऑब्वियसली ये प्रूव भी हुआ। अच्छा, एक चीज़ बड़ी हमें बड़ी ऑब्वियस नज़र आई, वो ये थी कि ये सक्सेस के पीछे जो रीज़न नज़र आई, वो लड़के जो डोमेस्टिक में आपके काफ़ी सालों से थे, जब वो टीम में इंडक्ट किए गए तो हमें रिजल्ट नज़र आया। कामरान गुलाम की बात ज़रूर करनी चाहिए, जिस तरह मुश्किल टाइम पे आके उन्होंने सेंचुरी की। साजिद नुमान की हम मुसलसल बात करते चले जा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने 38 के करीब आउट कर दिए। तो ये एक बहुत एक मैसिव किस्म का था। तो ये जो एक कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे सिस्टम में लास्ट 3-4 ईयर से जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, शायद उसको उस तरह वैल्यू नहीं किया गया। तो आप क्या भी समझते हैं यही रीज़न है? और आप एज ए कैप्टन आप किस तरह इसको लेके चलना चाहते हैं कि हमारे जो भी लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्मर होगा वो टीम का पार्ट होगा, और आप एज ए कैप्टन उसको कंटिन्यू करेंगे? देखें, आई थिंक बहुत बहुत ट्रिकी चीज होती है। इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा अगर डोमेस्टिक में टॉप करता है तो वो सीधा टीम में आ जाता है। आई थिंक एक तो टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस वक्त क्या टीम में उस प्लेयर की जरूरत है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लेयर्स उस टीम में तो नहीं खेल रहे, ऑलरेडी लोग परफॉर्म तो नहीं कर रहे। कंडीशंस क्या है, फॉर इंस्टेंस अगर डोमेस्टिक में टॉप विकेट टेकर एक फास्ट बॉलर है, या टॉप रन स्कोरर एक ओपनर है और ऑलरेडी टीम के पास ओपनर है, या टॉप रन स्कोरर मिडिल ऑर्डर है, तो आप ऐसे लाइक फॉर लाइक डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते। हम्म। और देखें, इसमें 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 काफी चीजें होती हैं। इसमें टीम की, देखें, टीम की सिलेक्शन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। कभी कभार आपको कोई ऐसा
हिडन जेम मिलेगा जिसने कभी भी कोई क्रिकेट ना खेली हो, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हो, लेकिन वो शायद टीम की रिक्वायरमेंट हो, वो एक टाइप ऑफ बैट्समैन हो सकता है, एक टाइप ऑफ फास्ट बॉलर हो सकता है, एक टाइप ऑफ स्पिनर हो सकता है जो टीम के पास नहीं है। बट डोमेस्टिक क्रिकेट उसने नहीं खेली, कभी कभार आपको फास्ट ट्रैक करना होगा, कभी कभार आपको किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को लाना होगा टीम में, के टीम में एक्सपीरियंस कम है या आप एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। कभी कभार आपको कुछ प्लेयर्स को उनकी उनकी ओवरऑल पैकेज पे कोई ऑलराउंडर होगा, कोई ऐसा ऐसा प्लेयर होगा जो सारे स्टैंडर्ड्स, सारे डिसिप्लिन स्टिक करता है। तो सिलेक्शन हमेशा एक एक क्राइटेरिया पे नहीं हो सकती, जी। वरना बहुत आसान होता, वरना हम सब क्रिक इन्फो खोल के जो भी टॉप 10 प्लेयर्स होते हैं या टॉप 11 प्लेयर्स होते हैं उनको टीम में रख देते हैं। तो ये वो चीज होती है जिसमें आपको बैलेंस देखना होता है, और हमने हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को खिलाया। आई थिंक जो मेरी पहली सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसमें जो हमने फास्ट बॉलर्स भी लाए थे, चाहे जी। मीर हमजा था, खुरम शहजाद था, आमिर जमाल था, ये सारे खेले हुए थे डोमेस्टिक क्रिकेट, और इनको ही हम लाए। तो हमने हमेशा साउथ शकील, आगा सलमान डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस थे, तो जो भी आया वो अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू आया है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, चाहे वो पाकिस्तानी में हो, चाहे वो पाथवेज में हो, कोई ना कहीं कुछ करके आया है। तो हमें एक बैलेंस रखना चाहिए सिलेक्शन में। अच्छा, एक ओवरऑल अगर बैटिंग में देखें तो काफ़ी टॉप ऑर्डर के हवाले से ना प्रॉब्लम नज़र आए। बाबर का जैसे 2.5-3 साल से 50 ना करना, इसी तरह आपने एक बड़ा शो किया बट आपकी भी परफॉर्मेंस इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी एज ए कैप्टन। आप क्या समझते हैं? दूसरा, अब्दुल्ला शफीक और आपने साइम को इस दफ़ा फ़ख्र किया, उस इमाम की जगह पे चांस दिया। एक तो माइंडसेट क्या था कि इन दोनों ओपनर को किस तरह फिट इन करते हैं, क्योंकि इमाम काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहे थे। क्या वो जो ब्रांड है इंटेंट क्रिकेट की हम बात करते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट की, उस वजह से आए? और दूसरा, आप एज ए बैटर अब क्या समझते हैं, क्योंकि आपका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने देखा नाम, वो सब्जेक्ट टू कैप्टनसी कर दिया गया, तो क्या इस चीज़ का प्रेशर है कोई आपके ऊपर कि अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो मेरे ऊपर एक ये एक ऐसा लाम कह लें कि एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं आपको हंट करेगी? नहीं, देखें, मैं फिर आपसे कहूंगा कि बहुत हम लोग क्रिकेट को काफी, मैं क्रिकेट को काफी डिफरेंटली देखता हूँ। आई थिंक वही चीज है, बहुत आसान है कि फिगर्स निकालना, और मतलब बस जो चीज सामने है कि अगर हम लोग क्रिकेट को या बैटिंग को 50 और 100 में ही मानते हैं, बॉलिंग को 5 आउट और 10 आउट में ही मानते हैं। आई थिंक थोड़ा डिफरेंटली, टीम स्पोर्ट है, थोड़ा डिफरेंटली देखना चाहिए। एंड आई थिंक आप इस तरीके से डिफरेंटली देखते हैं कि हमारा टेस्ट मैच जीतने में इंपॉर्टेंट चीज थी 20 विकेटें लेना। जी। 20 विकेटें आप जब लेंगे आप तभी टेस्ट मैच जीतेंगे। और आई थिंक काफी एज अ बैटिंग यूनिट काफी हमारी टीम की सैक्रिफाइस थी कि हमने कोशिश की कि हमारी विकेट्स ऐसी बने जिसमें जिसमें हमें 20 विकेटें लेने का हमारा फुल चांस हो। और उसमें कभी कभार एज अ बैटिंग यूनिट आपके अपने उसमें उसमें आप 500-600 रन एज ए टीम नहीं करते, उसमें आप 250, 300, 350 पे मैच जीत सकते हैं। एंड आई मैं कभी भी इंडिविजुअली नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि किसने अपना रोल किस तरीके से किया है, टीम ने कलेक्टिवली कितने रन्स किए हैं। 6 इंडिविजुअल बैट्समैन खेल रहे हैं, सबका एक कलेक्टिव रोल होता है टीम के लिए। इवन आपके जो 7 से लेके 11 तक खेलते हैं उनका रोल होता है कंसिस्टेंटली रन्स करने का। एक 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 वे में कि 50-60 रन्स के आपकी आखिरी चार चार विकेटें आपको दे सकती हैं या नहीं दे सकती, जो हमें सीरीज में मिले थे अपने लोअर ऑर्डर से। और जहां तक आपने अब्दुल्ला और साइम की बात की, देखें लास्ट टेस्ट सिडनी में वो दोनों खेले थे। जब हम सिडनी में खेले थे तो जी। मेरी कोशिश और सिलेक्शन कमेटी की कोशिश यही थी कि उनको कंटिन्यूटी दें, कोई भी प्लेयर आए उसको प्रॉपर चांस मिले, प्रॉपर मौका मिले, और उसके बाद आप सोचें कि अच्छा, अब अगर ये चीज नहीं हमें लग रही कि ये हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। और देखें, टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में आपको फेलियर्स भी बर्दाश्त करने होते हैं। और अच्छी बात सिलेक्शन कमेटी की ये थी कि रिजल्ट्स हमारे वे भी नहीं गए, लेकिन फिर भी हमने प्लेयर्स को बैक किया है, कोशिश की है कि प्लेयर्स को पूरा मौका दें, और कोई भी आए, XYZ आए टीम में, कोशिश ये करें जैसे एक प्लेयर को चांस दिया उसी तरीके से दूसरे प्लेयर्स को चांस दें।